ईरान का हो रहा है नुकसान, अमेरिका का हो रहा है नुकसान। लेकिन जब बात करेंसी की वीकनेस की और करेंसी के स्ट्रांग होने की आती है तो अमेरिका की करेंसी को तो कुछ नहीं हुआ, डॉलर को तो कुछ नहीं हुआ, उसकी तो कीमत बढ़ती ही जा रही है। इंडियन करेंसी विच इज रूपी, इट इज वीकनिंग। अमेरिका का कुछ फाइनेंशियल नुकसान हुआ है जिससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो भी अमेरिका उसको मेकअप कर सकता है, लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया को जब भी फर्क पड़ता है, इंडिया को उसको फेस करना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। इंडिया वो फर्क को सुधार नहीं सकता। क्रूड ऑयल की वजह से इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट हुई और इन्फ्लेशन बढ़ा तो डेफिनेटली रुपी की वैल्यू कम ही होगी, वीक ही होगी। अब क्योंकि अमेरिका को वॉर में इंडल्ज होते हुए भी इतना फर्क नहीं पड़ा तो डेफिनेटली डॉलर स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को एक छोटे मोटे नुकसान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भले वो ईरान में जंग कर रहा हो, वेनेजुएला तो है अपने हाथ में, भले थोड़ा बहुत कॉस्टली हो वेनेजुएला में क्रूड ऑयल निकालने में, थोड़ा टाइम और लगे, कर लेगा। अमेरिका है इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी। इंडिया और पाकिस्तान में जंग छिड़ देगा, दोनों जाके उसके पास हथियार खरीदेंगे, जितना नुकसान उसने ईरान में किया उसका डबल फायदा करके आएंगे, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। यस, वी हैव टू गो थ्रू, आवर करेंसी विल गेट वीकन, द वेरी क्लोज रीजन। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। इंडियंस वर्किंग इन गल्फ, सी गल्फ कंट्रीज जितनी सारी, मिडिल ईस्ट जितना सारा, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, ओमान, स्पेशली सऊदी अरब, वहां पे बहुत सारे इंडियंस बसे हुए हैं। आपके केरला के, गुजरात के, कर्नाटका के बहुत सारे बसे हुए हैं वहां पे। और मोस्ट ऑफ द टाइम अप टू 80% दे आर मुस्लिम्स। रीजन, मल्टीपल रीजंस हैं उसके पीछे। अनएजुकेटेड, लाइक इलिटरेसी आप कह सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे डेटा तो दिखा रहा है सिर्फ 2.2 लाख इंडियंस इवैक्यूएट कर दिए हैं, जबकि वहां पे मोर देन 20 लाख इंडियंस रह रहे हैं। ये इवैक्यूएट हो चुके हैं वहां पे। इवैक्यूएटेड, रिटर्न, इम्पैक्ट, जॉब लॉसेस फॉर वर्कर्स, ड्रॉप इन रेमिटेंस, मनी सेंटर। एक एक कंट्री में हमारे लाखों इंडियंस रहते हैं और वो वहां पे रहते हैं तो वहां पे कुछ काम भी करेंगे, पैसे भी कमाते हैं, और वो पैसा वो बैंक्स के थ्रू लीगली वो जब इंडिया को भेजते हैं तो हमारे पास मिडिल ईस्ट की करेंसी आ जाती है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसी करेंसी से हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। अगर कोई बाहर काम कर रहा हो और वहां की जो पैसे कमा के वो अर्निंग अपने घर वालों को यहाँ पे इंडिया में भेजता हो, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसमें बैलेंस नहीं हो पाता। तो इंडिया को बाहर की जो इंटरनेशनल करेंसी है वो आने का ये सबसे बड़ा जरिया है कि इंडिया में रेमिटेंस आते हैं। जो इंडिया का जितना डायस्पोरा है, डायस्पोरा कहते हैं जो लोग इंडियंस हो और वो किसी और कंट्री में बसे हुए हों फॉर सम टाइम पीरियड, वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, तो उसको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। अगर इंडिया के लोग बाहर कहीं बसे हुए तो यहाँ पे ये जो लोग गल्फ में बसे हुए हैं, अगर गॉड फॉरबिड वापस आ गए इंडिया, तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो ट्रेड है वो और ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, जो हमारी करेंसी और वीक हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी और लॉस में जाएगी, जो कि हो चुका, क्योंकि 2.2 लाख इंडियंस हैव बीन इवैक्यूएटेड एंड दे हैव बीन सेंट बैक टू इंडिया, जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंस पे इफेक्ट हुआ और हमारी इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट हुआ। इंडिया की सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये हुआ कि ये jobless people arrived to India. The Indians who are working outside India and they came to India. Now we don't have job to offer them. हमारे पास जॉब ही नहीं है, जो कि इंडिया में उनके लिए नहीं है। अब इनके लिए क्या दें? इनकी तो क्वालिफिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएशंस, यूपीएससी खुद ही पूरे साल में 700-800 जॉब क्रिएट कर पाता है, द हाईएस्ट हायर लेवल जॉब्स। और बाकी पूरे जो स्टेट पीसीएस हैं वो कुल मिला के 10-12 हजार पर एनम जॉब क्रिएट कर पाते हैं, पर एनम, हर एक साल 10 से 12 हजार जॉब। जबकि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी 10 लाख ग्रेजुएट पैदा करता है पर एनम। सिंगल यूनिवर्सिटी प्रोड्यूसेस
द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैव नो जॉब। और जो मिडिल ईस्ट में जो ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, येलो कॉलर जॉब्स हैं वो इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। अगर सारे इंडियंस इंडिया वापस आ जाएं तो इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। द ग्रोथ स्लो डाउन, जीडीपी ग्रोथ forecast reduce, industry affected due to high fuel cost. Even RBI warned India's growth story is at risk. RBI ने warn किया कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो ग्रोथ बिल्डिंग है, वो at risk है कि इंडिया का ग्रोथ होना मुश्किल है। And see, India has multiple reasons to grow and India has multiple reasons to not grow. ये सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल। यस, हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स होता, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा समंदर है। हमें सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वी कैन हैव डिफरेंट सोर्सेस, वी हैव सोर्सेस, हम उसका ठीक से यूज नहीं करते। आवर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इंपोर्ट। हमारे जो डिमांड्स हैं और डिमांड और सप्लाई का जो डिस्टेंस है उसको हम अलग अलग चैनल्स के थ्रू हम उस डिस्टेंस को कम कर सकते थे, लेकिन वी लैक्ड समवेयर। आवर पॉलिटिकल विल, आवर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लैक कर गए। आवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आवर एक्सपर्ट्स, हमने ठीक तरीके से R&D नहीं किया। कुछ ना सही झेलने की तो ताकत है। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। लेट्स फाइनलाइज द समरी। इंडियाज लॉसेस फ्रॉम ईरान वॉर इज 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ लॉस हुआ है हमारा। एक्सपेंसिव पेट्रोल, डीजल, LPG, हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। Trade and supply disruption, rupee and stock market pressure, lakhs of Indians affected in Gulf. Lakhs of Indians affected in Gulf. Rupee weakened और trade हमारा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से ultimately Indian economy has gone through a huge losses. पेट्रो डॉलर का जो रिलेशनशिप है वो पेट्रो रूपी का रिलेशनशिप हो सकता था एक वक्त। हम एक चीज नहीं भूल सकते कि इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पाकिस्तान भी इंडिया में था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, तो इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम जो रीजन था वो इंडिया ही था। फ्रॉम अफगानिस्तान टू कन्याकुमारी इंडिया ही था सबसे बड़ा मुस्लिम रीजन, और पाकिस्तान ने इसका फायदा बहुत ज्यादा उठाया। मुस्लिम कंट्री होने का फायदा मिडिल ईस्ट से और हर तरीके से उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देख लो, टर्की आ जाता है पाकिस्तान के सपोर्ट में। रीजन तो भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, और कुछ नहीं था रीजन। नो ट्रेड, नो अच्छे रिलेशन, कुछ नहीं रीजन, ना लेना ना देना। टर्की बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। वो जिन्ना की अकलमंदी थी कि बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड चूज किया जिन्ना ने। ईस्ट पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी नदियां बह के बांग्लादेश में आती हैं। वो बंगाल का जो रीजन था, जो भी बांग्लादेश है, वो भी एक सोची समझी चाल थी कि वहां पे सिर्फ मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, डोमिनेट हालांकि थी, लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान जहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी, इलाका बहुत ज्यादा फर्टाइल था। पाकिस्तान को देख लो, बहुत ज्यादा फर्टाइल इलाका है। कश्मीर का जो पार्ट है वहां से लेके जितनी सारी इंडस की जो पंजाब का जो रीजन है, बहुत फर्टाइल रीजन है। जिन्होंने पूरी अकलमंदी दिखाई, लेकिन फिर भी दे कुडंट ग्रो। विल एंड विश भी होता है कुछ, बट दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। और बीइंग मुस्लिम कंट्री क्या होता है? बीइंग मुस्लिम कंट्री ये होता है कि कंट्री बनाई गई थी रिलीजन बेसिस पे, और वो रिलीजन था मुसलमानों का, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम्स हैं और उस बात का फायदा उठाया। जबकि इंडिया में मुसलमान ज्यादा हैं इवन आफ्टर पार्टीशन। मुसलमानों को लेके उस बात का फायदा उठाना चाहिए था। मुसलमानों को दिखाते क्रूड ऑयल भेजो, तुम्हारे मुसलमान यहाँ पे मर जाएंगे बगैर क्रूड ऑयल के, और मजाल के कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का हाथ ना पकड़े। यही कर रहा है पाकिस्तान। जब नेहरू वेंट टू यूएनओ, जब इजराइल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इस बात का डिस्कशन हो रहा था। नेहरू गेव ओथ अगेंस्ट इजराइल। जब नेहरू ने अगेंस्ट क्यों किया था? द रीजन वॉज वेरी सिंपल। पाकिस्तान बन चुका था तब, 1948 में पाकिस्तान बन चुका था। तब नेहरू ने इजराइल के लिए अगेंस्ट में वोट दिया। द रीजन वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि इंडिया में मुसलमान थे और मुसलमानों का दिल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वही चीज
बहुत काम कर गई पूरे मिडिल ईस्ट में जब इंडिया में हज करेंसी बनाई गई, क्योंकि इंडिया की हज करेंसी पूरी मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होती थी विदाउट एनी हेसिटेशन। करेंसी प्रिंट होती थी इंडिया में, इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग हज के लिए जाते थे मिडिल ईस्ट, वो सऊदी अरब में जाके हज करेंसी का इस्तेमाल करते थे, खरीदते थे वहां पे। उसी से इंडिया क्रूड ऑयल लेता था। अप टू 2020 इंडिया की करेंसी वहां पे दुकानों में बाकायदा ले लिया जाता था, जैसे कि भूटान और नेपाल में ले लिया जाता है। इंडिया की करेंसी मायने रखती थी। आई हैव गिवन इंडियन करेंसी। मैंने वहां पे कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदी थी सऊदी अरब में, और मैंने इंडियन करेंसी में खरीदा था, इंडियन रुपीस में खरीदा था। इट वाज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आपका लीडर स्ट्रांग हो और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उसको मेंटेन करना आता हो, बाकायदा इंडियन की सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि नेहरू ने किया था ड्यूरिंग 1948 इन यूएन वो। इंडिया के मुसलमानों को दिमाग में रख के वहां पे फैसला लिया था और वो काम कर गया। और वही चीज जबकि इंडिया के लैक्स ऑफ पीपल वर्क इन मिडिल ईस्ट, दे सेंड रेमिटेंस, और उस बात का फायदा इंडिया बहुत उठाता है, उठाना भी चाहिए। लेकिन इंडिया में वर्ल्ड वाइड, इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस बात का फायदा इंडिया कब उठाएगा, जबकि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमान होने का फायदा उठा रहा है। हम तो इंडिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होने का फायदा उठा सकते हैं, और इससे बड़ा लूप होल कुछ हो ही नहीं सकता। तो इमोशनली उसको कंट्रोल करने का। आज इंडिया में ईरान के सपोर्ट में पूरा कश्मीर खड़ा था। लखनऊ में धरने हुए, स्ट्राइक्स हुए, लोगों ने बहुत सारे प्रदर्शन किए लखनऊ में, हैदराबाद में किए, बहुत सारी जगह डोनेशंस जमा किए। कौन कर रहा था? मुसलमान, सारे मुसलमान। रीजन? ईरान मुसलमान। द इमोशनल कनेक्टिविटी, जबकि कुछ लेना देना है नहीं, ना बाप का लेना, ना माँ का लेना, ना किसी का कोई लेना देना नहीं। जितने सारे इंडिया में मुसलमान हैं सारे कन्वर्टेड हैं, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो मुस्लिम। कन्वर्टेड हैं, इंडियंस हैं लेकिन कन्वर्टेड हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट होके मुसलमान बने हैं। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही है कन्वर्ट होके मुसलमान बने हैं। बट दे फील द कनेक्टिविटी। जब कोई इस्तांबुल में अपने आप को खलीफा बुलाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसको खलीफा मानते हैं। अप टू 1922 द लास्ट किंग ऑफ उस्मानिया डायनास्टी, अब्दुल हमीद, वो अपने आप को हम खलीफा हैं कहता था, तो पूरी दुनिया झुकती थी उसके सामने कि हाँ ये हमारे खलीफा हैं, जबकि इस्लाम में 4 ही खलीफा थे। And that connection, that emotional connection, it is important to understand how to play the diplomacy in this emotional connection. इस connection को लेके किस तरह से diplomatic decisions लिए जाएं और उन decisions को किस तरह से अपने फायदे में convert करें। ऐसा नहीं कि सामने वाले का नुकसान कर दो, ऐसा नहीं कि शातिर दिमाग लेके जाके सऊदी अरब के सामने खड़े हो जाओ हमारे मुसलमान हैं। ना, should have proper decisions। सिर्फ चश्मा लगा के आंखों में तीरें छोड़ते हुए जाओगे फिर तो भाई